अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पाकिस्तान इकॉनमी वॉच में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत यकीनी तौर से इस वक्त एक बहुत बैड पैच में है जिससे हमने निकलना है, और इससे निकलने के लिए पाकिस्तान की तमाम तर सियासी जो जमातें हैं उनको अपनी सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर निकलना है। यही वक्त की अहम ज़रूरत है। जिस चार्टर ऑफ इकॉनमी या मीसाक़ मईशत की बात की जा रही थी, अब सियासी बातों में, सियासी नारों में और सियासी जो पेशरफ्त हैं उसमें अगेन हम देख रहे हैं कि वो मीसाक़ मईशत की बात दब कर रह गई है, जिसे दबना नहीं देना, जिसे सामने आना है, जिसके ऊपर हमने काम करना है पाकिस्तान की तमाम तर सियासी जमातों को, क्योंकि ये मुल्क है तो हम सब हैं। इस मुल्क की जो तरक्की है उसी से हमारी तरक्की भी वाबस्ता है। इसी थीम को लेकर आज के प्रोग्राम में इस वक्त हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मोहम्मद जुबैर साहब, आप साबिक गवर्नर सिंध और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। बहुत शुक्रिया जी हमें ज्वाइन करने का। और नाज़रीन, DSNG लिंक पे हमें ज्वाइन किया है जनाब अकील करीम डैडी साहब ने। आप चेयरमैन हैं AKD ग्रुप के। अकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी वक्त निकालने का। जुबैर साहब, सबसे पहले, अब जाहिर है कि जब हम बात कर रहे हैं मीसाक़ मईशत की उस तरफ आऊँगा मैं, लेकिन उससे पहले जो बैड पैच है ज़रा उसका अंदाज़ा हमने लगाना है कि हम खड़े इस वक्त कहाँ हैं। जो हुकूमत है उनका कुछ और मौक़िफ़ है, इस बात पे तो कोई दो राय नहीं है कि बहुत बुरे हालात हैं, लेकिन ज़रा उसकी संगीनी जो है उसका इमरान, एक चीज़ पर सबका एग्रीमेंट है, और ये पाकिस्तान की तारीख में मेरा ख्याल है पहली दफ़ा है, वरना हुकूमत वक्त अपना दिफा करती है और अपोजिशन तनकीद करती है। हुकूमत जनरली ये कहती नहीं हालात इतने बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं, और ये देखें ये कामयाबी वो कामयाबी। लेकिन ये पहला, एटलीस्ट मेरी मेमोरी में पहली दफ़ा है अच्छा कंप्लीट इत्तेफाक है कि हालात बड़े खराब रखते हैं। इस सवाल को बिल्कुल बड़ा क्रिस्प होकर रखते हैं अकील करीम डैडी साहब के साथ। अकील साहब, फरमाइएगा कि इस वक्त हालात हैं क्या मईशत के पाकिस्तान की? देखें, पाकिस्तान की मईशत के हालात जो हैं, अगर हम ये कहें कि आज अच्छे नहीं हैं तो मेरे ख्याल है गलत होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि 16, 17, 18 ये पाकिस्तान के मुश्किल साल थे। 19 भी बहुत ज़्यादा मुश्किल साल रहा है और आने वाला साल भी टफ रहेगा। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब हम स्पेंडिंग कर रहे थे और हमारा रुपी ओवर वैल्यू था तो हमने अपनी इंपोर्ट बढ़ा ली, हमने इंपोर्ट को सब्सिडाइज किया, तो वो चीज़ हमारे अगेंस्ट चली गई। 14, 13, 15 को अगर उठाते हैं तो हमारा ट्रेड डेफिसिट कम था, हमारा करंट अकाउंट कम था। लेकिन अगर देखें 16, 17, 18, 19 को तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसकी वजूहत भी हैं कि आपने पावर प्रोजेक्ट वगैरह लगाए थे, आपने एक्सपेंशन की थी, आप शिप एक्ट की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आपको सोचना ये चाहिए था कि जिस पावर को आप लगाने जा रहे हैं क्या उसकी इतनी डिमांड है भी या नहीं है। आज हमारे पास इंस्टॉल कैपेसिटी 37,000 है और हमारी पिक पे डिमांड 24,000 होती है और इसके अलावा 18 पे रहते हैं हम, ठीक है ना। तो आपको इसकी वजह से बहुत ज्यादा कैपेसिटी पेमेंटें करनी पड़ रही है और एक्चुअल प्रॉब्लम आपकी ये है, और ना इसको अभी तक कोई एड्रेस कर रहा है, ना इसके बारे में कोई बात करता है। जिस तरफ हम बात करते हैं वो मैं समझता हूँ पीनट्स हैं, और जिस जगह जरूरत है बात करने की उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, ना कोई एंकर कह रहा है, ना कोई जो गेस्ट आते हैं वो इसके ऊपर बात करते हैं। सर आप रहनुमाई करें ना, कहाँ आप रहनुमाई करें, क्या बात की जाए? मेरे भाई, मैं वही कह रहा हूँ, IMF ने भी अपना फिगर दे दिया है कि 900 बिलियन की आपकी कैपेसिटी पेमेंट है। अब 900 बिलियन की आप कैपेसिटी पेमेंट देंगे तो आप मुझे ये बताएं कि कैपेसिटी का मतलब तो यही हुआ ना कि आप उसको यूज करेंगे नहीं कैपेसिटी पेमेंट को, जब ही तो आप दे रहे हैं, इतनी आपकी डिमांड नहीं है। तो ये मसले आपको हल करने, चाहे अपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, आपस में ये पार्लियामेंट में बैठे बातें सब जमहूरियत की होती है और पार्लियामेंट में काम कम होता है, रोडों पे काम ज्यादा होता है। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर यही काम करना है तो फिर इलेक्शन क्यों करवाते हो भाई? सही, दगा फसाद करो रोडों पे। सही। जुबैर साहब,
जो बात की, जो चीज विरसे में मिली, जाहिर है कि तरजीहात के हवाले से अकील साहब बात कर रहे थे, जो हमारी पावर प्रोजेक्ट्स के हवाले से अगर बात करें, क्योंकि ये भी बड़ी उसमें बात हुई कि आपके दौर में, नून लीगी दौर में बहुत ज्यादा फोकस जो हुआ वो जनरेशन के ऊपर हुआ, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर नहीं हुआ, और ये सबसे बड़ा मसला है। फिर जो मुआहदे आप लोगों के दौर में हुए, आप लोगों से मतलब यहाँ जरा रोक दें क्योंकि इसकी वजाहत कभी भी नहीं हुई है ना। और अकील भाई ने सही कहा कि करंट अकाउंट डेफिसिट का बढ़ना और उससे वो उसकी प्राइमरी रीजन जो था वो पावर प्रोजेक्ट्स। अभी मैं आपको एग्जांपल दे दें, देखें ये तो हम वहां रुक सकते हैं जुलाई 2018 में और आगे बात ही करना छोड़ दें। सवाल उठाने की जरूरत है कि पिछले एक साल में आप क्या कर सकते थे और आपने क्या नहीं किया, बिकॉज दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग ना। वो तो चले आपने PMLN तो अब गई ना, अभी क्वेश्चन ये है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 3 पावर प्रोजेक्ट्स जो लास्ट साल में लगे वो LNG के थे, एक पंजाब की हुकूमत ने, 2 वफाकी हुकूमत ने। एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, वो चल रहे हैं 3600 मेगावाट के और उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी भी आप जाहिर है भरपूर फायदा उठाते हैं। उसमें से जो 2 वफाकी हुकूमत ने लगाए थे वो हमने अपने पैसों से लगाए थे, क्योंकि हमें जाहिर है जल्दी थी कि पावर लाना है। और हमेशा से ये ख्याल था, अकील भाई की तवज्जो भी दिलवाऊंगा, कि जब ये लग जाएंगे तो फिर हम इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे और इससे हम फॉरेन एक्सचेंज कमाएंगे, क्योंकि ये लेगा ही कोई बाहर का। अगस्त की बीच में, मिड अगस्त में ये हुकूमत आई और ये निशानदेही की मैंने, बताया जाके कि इनको आप प्राइवेटाइज करने में लगा दें। अभी मैं विद ऑल माय एक्सपीरियंस, ये 4 से 6 महीने का काम था और आइडेंटिफाई भी कर दिया है, वो भी लगा दिए हैं फाइनेंशियल एडवाइजर। $2 बिलियन के लगे थे, आज वो $3 बिलियन एस्टिमेटेड है क्रेडिट स्विस के मुताबिक। तो $1 बिलियन तो आप डॉलर वैसे ही कमा रहे हैं, और फिर अगर कन्वर्टेड इनटू एट द एक्सचेंज रेट तो आप सोचें आप कितना कमाएंगे उसके ऊपर। ठीक, क्वेश्चन ये है, सब बात करते हैं वहीं अटक के जुलाई 2018 में। भाई ये तो सवाल पूछे गए, अभी तक प्राइवेटाइज क्यों नहीं किए, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं वो सेंस ऑफ अर्जेंसी। मैं 10 और चीजों की निशानदेही कर सब आप आ गए ना, वो तो बड़ी देखना ना, आप ये प्राइवेटाइजेशन यार प्लीज मुझे माफ कर दे। हम PTI की हुकूमत की बात कर रहे हैं, हम हफीज, कल को आप हफीज शेख को निकाल के कहेंगे एक तीसरा आएगा उसके पीछे लग जाए। भाई क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन ये है कि जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन नहीं करेंगे, जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि हमने किस तरह से इसको आगे लेके जाना है, कोई हुकूमत दुनिया में क्लीन स्लेट पर नहीं आती है। ठीक, और चैलेंजेस होते हैं, उन चैलेंजेस को आपने सोचा भी होता है। हाँ। और उसको हल करने का। अब आप आके साल के बाद जरा कैपेसिटी पेमेंट वाली भी बात कर दें, क्योंकि हम जिस तरीके से सर मेरी बात, क्वेश्चन ये है कि आप ही की हुकूमत आके कहती है हम 5.1% करेंगे फिस्कल डेफिसिट और 8% पर आप एंड करते हैं। आप ही की हुकूमत 10 दफा रेवेन्यू टारगेट चेंज करती है और उसको फिर भी अचीव नहीं करती है। तो फिर भाई देखिए, जब तक आप अपनी परफॉर्मेंस को इनवर्ड नहीं रिव्यू करेंगे, कहने का मतलब ये है वो एक अलग एनालिसिस होती है कि पिछली हुकूमत ने कहां छोड़ा था। हम 1 साल के बाद की बात कर रहे हैं। हमें अगर जब तक हम इस हुकूमत से क्वेश्चंस करना नहीं शुरू करेंगे परफॉर्मेंस के, तो फिर तो बड़ा आसान हम तो कर रहे हैं ना सर। यू कैन जस्टिफाई फेलियर बाय पुटिंग द ब्लेम कि जी वो 2008 में ये हुआ था, 2012 में यही हुआ था। जो अकील भाई ने कहा है, भाई ये जो अभी जो चैलेंजेस हैं, आपके पास सोल्यूशन क्या है? नहीं, आप ये बताइए, क्या ये जस्टिफाई करता है कैपेसिटी पेमेंट के ऊपर ये और इतना ह्यूज अमाउंट जो हम यूटिलाइज करें ना करें, वी हैव टू पे। इमरान मुझे सिर्फ ये कोई बता दे कि ऑप्शन क्या था, क्या अंधेरों में रहना था? भाई उससे देखे, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होती है। हमारा मसला ये, इस मुल्क में हम सिर्फ कॉस्ट लेके चलते हैं, बिकॉज द बेनिफिट ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कम्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आज आप एक मोटरवे बनाएंगे, आज आप एक फैक्ट्री लगाएंगे, उसकी आज जो कॉस्ट है उसके अगेंस्ट उसी 3 महीने में तो नहीं उसके बेनिफिट्स आएंगे ना, 3 साल में भी नहीं आएंगे। दे कम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। द क्वेश्चन इज कि क्या वो पावर प्रोजेक्ट जरूरत थी या नहीं थी? अकील साहब जरा रिस्पॉन्ड कीजिएगा इस चीज पे। मैं प्राइवेटाइजेशन का भी, अकील भाई बहुत एक्सपर्ट हैं। हाँ, आ जाते हैं जरा उस पे भी। जी अकील साहब।
मेरा ख्याल है कि जो जुबैर भाई कह रहे हैं कि प्राइवेटाइजेशन गवर्नमेंट को जितनी जान छूटती है उससे फौरन, और ये तो LNG के प्रोजेक्ट है वो मैं समझता हूँ फौरी तौर पे प्राइवेटाइज कर देने चाहिए, उसमें इनको कोई वैल्यू भी मिल जाएगी। लेकिन मेरा ख्याल है वो प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं और थोड़ा सा स्लो काम हो रहा है, लेकिन इसको फास्ट ट्रैक पे ले जाया जा सकता है। हाँ। और मैं समझता हूं कि जितनी जल्दी जो जो प्राइवेटाइजेशन के प्रोग्राम है गवर्नमेंट को वो दे देने चाहिए, क्योंकि इस वक्त ये कहना कि पिछले ने ये किया हम ये कर रहे हैं, ये मिल के बैठे हैं, पार्लियामेंट को इस्तेमाल करें, मुल्क के मसाइल वहीं बैठ के हल करें, क्योंकि इशू को हल नहीं करेंगे आप और मुश्किलात में जाएंगे, एक दूसरे पे कीचड़ उछालेंगे, फिर मुश्किलात में जाएंगे। अक्सर मैं ये सुनता हूँ लोग ये कहते हैं कि पहले ही आपको IMF में चले जाना चाहिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप पहले IMF के पास जाते उसने आपको वही $6 बिलियन पहले भी देने थे और बाद में भी देने थे। बाद में ज्यादा कंडीशन इसलिए आपके ऊपर सख्त नहीं आई क्योंकि ये थर्ड पैकेज होता है और थर्ड पैकेज हमेशा IMF का टफ होता है। अगर आप पहले ये अबू धाबी से $3 बिलियन ना लेते, सऊदी अरब से ना लेते, चाइना से $2 बिलियन ना लेते, 500 कतर ने दिए, ये सारे $8 बिलियन का आपको सपोर्ट मिला है। हाँ। इसी की वजह से आपकी रीपेमेंट पॉसिबल हुई है और आपका बजट की मुश्किलात दूर हुई है और आप बजट दे पाए हैं। तो अकील साहब आप ये कह रहे हैं कि ये सख्त पैकेज नहीं है IMF का? ये कह रहा हूं कि जब भी आप तीसरी दफा IMF के पास जाते हैं तो वो पैकेज देने से पहले अपने पैसे वापसी का अरेंजमेंट ढूंढते हैं। ठीक है। और ये 2 पैकेज उन्होंने बड़े सॉफ्ट शराइत पे दिए थे, लेकिन तीसरा पैकेज डेफिनेट उन्होंने काफी, मैं समझता हूं हमने बहुत ज्यादा मॉनेटरी टाइटनिंग की है और वो टाइटनिंग हमसे जो होनी चाहिए उससे भी हमने ज्यादा कर दी है। अच्छा। फिर ये कि रुपी का पैनिक चला, बॉन्ड का पैनिक था, डॉलराइजेशन की तरफ लोग भागे, प्रोपेगेंडा ज्यादा होने लगा और ये सारी चीजें हमारी इकोनॉमी के लिए जो नुकसानदेह हैं वो सारी चीजें हो रही थी। वो बीच में एक बात सर बीच में एक बात रह गई थी प्राइवेटाइजेशन के हवाले से। जुबैर साहब आपसे भी बड़ी शिकायत है। शिकायत ये कि आप जब अपना करियर आपने शुरू किया था नून लीग के साथ तो फिर प्राइवेटाइजेशन बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आए और आपका वाहिद मेरे ख्याल से शायद अभी तक वो बोर्ड है जो इस हुकूमत ने भी चेंज नहीं किया उसके मेंबर्स ना, और बहुत ही रिलीजियसली आप उसको लेके चल रहे थे। देन उसके बाद आप गवर्नर सिंध, उसके बाद आप गवर्नर सिंध बन गए, फिर आप पॉलिटिकल उसमें चले गए। सर आपने हमारे मुल्क की जो इकोनॉमी थी, अहम तरीन मुआशी जो उसूल थे, जो हमारी चीजें थी उनको पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज कर दिया, आप गवर्नर बन गए और उसके बाद फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस प्राइवेटाइजेशन काउंटर बंद हो गया, आज तक बंद है। जी देखें, एक तो ये है कि ये बड़ी अच्छी बात है कि वो जो बोर्ड था और बोर्ड ही फैसले करता है, क्योंकि मेरा ख्याल है मैंने तकरीबन 48 घंटे लिए थे बोर्ड अपॉइंट करने में, नो मोर देन दैट, क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब ने मेरे से पूछा था कि जी इतने महीने हो गए बोर्ड नहीं बनना, आपको मैं लगा रहा हूँ, बिकॉज आई वॉज बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट चेयरमैन उससे पहले, सो दिसंबर 2013 में लगाया था। मैंने कहा जी 24 से 48 घंटे, एक आध ऊपर नीचे हो सकता है नाम, बट क्या मुश्किल है। मैंने अकील भाई को फ़ोन करना है, आरिफ हबीब को फ़ोन करना है, कुछ अपनी इतलात हैं कि जी ये अच्छे लोग हैं, ये नहीं। बहरहाल इन्होंने वही बोर्ड रखा जो अच्छी बात है। मैं आपको बताऊं कि जब मुझे हटाया गया था ना उस वक्त फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस प्राइवेटाइजेशन का काम रुक गया था। उसकी वजह ये थी कि हमने जो आइडेंटिफाई किए थे मेन, कि हमने कहा था अगर ये निकल जाएंगे तो बाकी सब बहुत आसान होंगे, और उसमें एक तो PIA था, उसमें एक स्टील मिल था और एक फेस्को था, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। उससे पीछे सारे काम हो चुके थे बिकॉज फाइनेंशियल एडवाइजर सबके लग चुके थे। 40 कंपनीज के फाइनेंशियल एडवाइजर्स तकरीबन लास्ट स्टेज पर थे। बट जाहिर है मार्केट में भी तो खपत होती ना, आप एक 9 आपने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज एक साथ तो नहीं ला सकते थे। सो एक अगर सक्सेसफुल होता वो मॉडल बन जाता, फिर उसके बाद दूसरा तीसरा। एंड वी वर एट द लास्ट स्टेज, हमने मार्केटिंग भी कर ली थी, पोटेंशियल कस्टमर्स भी आइडेंटिफाई कर लिए थे, सब कुछ किया इंक्लूडिंग PIA। मसला ये था इमरान, द ऑपोजिशन वुड जस्ट नॉट बज, और ऑपोजिशन का से मतलब है मेरा PTI ने हर बार, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटीज थी, चाहे वो कोर्ट कचहरी था, हम वहां रोड शो लंदन में कर रहे हैं और ये पेशावर हाई कोर्ट से जाके स्टे ले आए कि जी इनको रोकें आप वो करने। अब आप सोचें कि एम्बैरेसमेंट
कि आप वहां पोटेंशियल कस्टमर्स के पास, इन्वेस्टर्स के पास बैठे हुए हैं और यहाँ ये वो जब आप एक दफा भाई बाहर का गोरा जो है, अब जाहिर है जिस तरह PIA था, स्टील मिल था, फेस्को था, इसमें हमें इतना महंगे थे और आपको जाहिर है एयरलाइन कौन लेने आएगी, गल्फ की कोई एयरलाइंस लेने आएंगी या कोई और, स्टील मिल का था वो चाइनीज थे या रशियंस थे, सो स्टैंडिंग कमेटीज में इन्होंने कहा हम उल्टे लटक जाएंगे, आपको नहीं करने देंगे। आप प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये इन्होंने हमें वो नहीं करने दिया था, कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शंस करने के लिए ये स्टे लाते थे। मतलब इट वाज सच एन एम्बैरेसिंग थिंग। उन्होंने कहा कि जी हम करने ही नहीं देंगे। और मैं यहां जिक्र कर दूं कि अभी मैं बना नहीं था, 1 महीना नहीं हुआ था तो एक आर्टिकल आ गया था PTI के सीनियर तरीन रहनुमा की तरफ से, जिसमें था लूट सेल ऑफ द सेंचुरी के ये अपने क्रोनीज को देंगे। मैं वो बोर्ड के साथ जो आज भी बोर्ड है, भाई यहाँ फैसले कोई चेयरमैन थोड़ा करता है प्राइवेटाइजेशन का, पूरा बोर्ड करता है। सो इट वाज अ फेलियर दैट आई ओन, बट उससे वो गवर्नरशिप का ताल्लुक इसलिए नहीं था कि उस वक्त वी हैड कम टू अ डेड एंड, और उस वक्त जाहिर सी बात है पॉलिटिकली बिल्कुल इम्पॉसिबल। जरा रखेंगे ये, बट अगर कल ये मैं ऐलान कर दूं सबके सामने, और मैं 10 दफा कह चुका हूं, सबसे बड़ा सपोर्टर प्राइवेटाइजेशन का PTI अगर आगे जाएगी, और मैं तो अभी कह रहा था वो जो 2 पावर प्लांट्स हैं, $3 बिलियन, अगर आप क्रेडिट स्विस फाइनेंशियल एडवाइजर, उनसे खुद मेरी बात हुई है, वो कहते हैं 2.7 to 3 बिलियन डॉलर वी कैन जनरेट, बट यहाँ हुकूमत इतना स्लो मूव करती है कि उसको अगर स्पीड के साथ मूव करें, बाकी जो भी एंटिटी है पाकिस्तान ने अगर आगे जाना है तो बिल्कुल हमें भरपूर सपोर्ट देनी पड़ेगी। अकील डैडी साहब, अब जो बात हुई, 2 मेरे सवाल होंगे आपसे। एक तो ये कि मोहम्मद जुबैर साहब के उस मंजर से हटने से, बतौर चेयरमैन प्राइवेटाइजेशन कमीशन हटने से कितना नुकसान हुआ, और फिर मौजूदा गवर्नमेंट जो कि उस वक्त ऑपोजिशन में थी, उसकी जो एंटायर प्राइवेटाइजेशन जो मूव थी, वो कितना महंगा पड़ा इस मुल्क की मईशत को कि आज आप फिर उसी डगर पे हैं, आपको भी प्राइवेटाइज करना है। एक छोटे से ब्रेक के बाद ये सवाल हम जानेंगे इसका अकील करीम डैडी, चेयरमैन AKD ग्रुप से। वेलकम बैक जी। अकील डैडी साहब, मईशत पर सियासत कितनी भारी पड़ी, स्पेशली प्राइवेटाइजेशन के हवाले से? जो अभी आपका सवाल था ब्रेक से पहले जो आपने कहा, तो इसमें कोई शक नहीं है कि जुबैर साहब ने प्राइवेटाइजेशन मिनिस्टर एक अच्छा काम किया था, और हमने देखे थे कि हैप्पी बैंक है, UBL है, एलाइड बैंक है, ये सारे शेयर्स उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से बेचे थे। और मेरे ख्याल है ज़्यादातर इनकी डीलें क्रेडिट स्विस ने की थी, और क्रेडिट स्विस में वही बंदा है जो इस वक्त सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन में चेयरमैन बैठा है, फ़रूक सब्ज़वारी साहब थे। तो मैं समझता हूँ कि काम उन्होंने बहुत अच्छा किया था। अब मोहम्मद मियां सुमरो साहब आए हैं, और जुबैर साहब को बिल्कुल उनको भी अपनी पूरी गाइडेंस उनको देनी चाहिए, ताकि ये मुल्क के इशू हैं, ये किसी एक इंडिविजुअल के इशू नहीं है। इस मुल्क को आगे लेके जाना है, हम सब मिलजुल के काम करें, और अपोजिशन और गवर्नमेंट के बीच में छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन कुछ जगहों पे आपस में मिलजुल के भी चलने की ज़रूरत है। जो बात अभी पिछली उन्होंने की थी जुबैर साहब ने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के हवाले से कि उसको हम प्राइवेटाइज करने जा रहे थे, हमारे मुल्क की जो सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जनरेशन में थी तो प्रॉफिट न होने के बराबर था। अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जनरेशन प्राइवेट सेक्टर के लोगों को दे दिए, ह्यूज प्रॉफिटेबिलिटी बनने शुरू हो गई है, और जब इनका मिसयूज होता है या इनके ऑडिट की कोई बात आती है तो पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी लॉबी हैं जो उसको रुका देती है कि गवर्नमेंट अगर कोई पैसा दे रही है और वो अपना हक ना रखे, ऑडिट भी ना करे। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं जो हमारे मुल्क को हर्डल्स क्रिएट करती है और नुकसान में डालती है। और इस वक्त अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन सारी कंपनियां लॉस कर रही है। 2013 से रिकॉर्ड आप उठा लें और 2014, 15, 16, 17 तो हर साल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी का गवर्नमेंट ने अगर 250 अरब की सब्सिडी दी है तो 150 अरब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के सर पे लॉस करा हुआ है। लास्ट जो मैंने बैलेंस शीट देखी थी 18 की, उसमें 325 अरब की सब्सिडी थी और तकरीबन 325 अरब जनरेशन कंपनी के ऊपर फर्दर लॉस करा हुआ था। तो वो जो सब्सिडी थी ऑलमोस्ट डबल हो जाती थी। तो ये प्राइवेटाइजेशन में चीजें आपकी बिकेगी नहीं जब तक आप इनका
जिस तरह जनरेशन में आप प्रॉफिटेबिलिटी दे रहे हैं उसी तरह के आप मार्जिन देंगे और उन कंपनी के ऊपर से ये बर्डन हटाएंगे जो इनकी कंपनियों पे खरा किया हुआ है, जिसको हम सर्कुलर डेट की सूरत में समझते हैं। ये भी सर्कुलर डेट है, पीएसओ की बुक पे भी है, ये सारी हमारी लिस्टेड कंपनियां हैं, ये सारा बोझ लेके खड़ी रहती हैं। तो ये सारी सफाई करने की जरूरत है और ये सफाई किस तरह होगी? लड़ झगड़ के नहीं होगी, बैठ के होगी, काम करने से होगी। और इसके बाद उनके मार्जिन्स आपको बेहतर करने होंगे या उनको जो लिस्टिंग पे नहीं आई है उनको लिस्ट करवाए। लिस्टिंग करवाने के बाद आप उसमें अट्रैक्शन दे सकते हैं, मार्केट की वैल्यू डिसाइड हो सकती है। क्योंकि आप अगर विदाउट लिस्टिंग अगर कोई चीज प्राइवेटाइज करेंगे तो हमारे सियासतदान तो एक दूसरे की टांगे खींचने के आदी है कि वो एक दूसरे को तंग करेंगे, वैल्यूएशन पे शोर शराबा होगा, करप्शन की बात होगी। हमारे मुल्क में यानी जुबैर साहब दो बातें कहें कि कैपिटल मार्केट के थ्रू आप जाएं, नंबर 1। नंबर 2, आप अपनी एक्सपर्टीज, अपना तजर्बा और अपना जो इतना सारा आपने पीछे काम किया करके आए अपनी टीम के साथ मियां मोहम्मद सुमरो के साथ आप देखें, दो चीजें शेयर करेंगे। दो चीजें, एक तो पहले मैं यकीन दिला दूं, हालांकि मैं ऑपोजिशन में हूं, कि मियां मोहम्मद सुमरो जबरदस्त आदमी हैं। एक तो पढ़े लिखे हैं, प्रोफेशनल बैकग्राउंड है, शरीफ तरीन इंसान है। सो हमें कोई शक व शुबा नहीं है उनकी काबिलियत पर भी और उनकी नीयत पर भी। यानी आप लोगों की तरफ से ये नहीं है कि एब्सोल्युटली नो। अच्छा, हम बिल्कुल पढ़े लिखे लोगों की तरह बात करेंगे, हम प्रोसेस को देखेंगे, हम ये नहीं देखेंगे जी मियां मोहम्मद सुमरो किसके साथ मिले थे या क्या नहीं किया था। आई थिंक हमें वो छोटी बातें करनी भी नहीं चाहिए और हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए इन द सिस्टम, इन द प्रोसेस। एंड आई थिंक आउटस्टैंडिंग प्रोसेस है, उसमें कोई गैप्स नहीं। या तो मैं आइडेंटिफाई करूं, देखें ये गैप है, इसमें आप कोई और किसी को बेच सकते हैं। एक तो ये है, और बिल्कुल फुल सपोर्ट होगी हमारी पार्टी की तरफ से, फुल सपोर्ट होगी। और ये अनलाइक इन द पास्ट, मैं अभी भी कह रहा हूं, और आपने कभी आज तक पीटीआई वालों के मुंह से ये सुना है कि फलाने साहब बड़े अच्छे हैं, बड़े काबिल हैं, बड़ा अच्छा बैकग्राउंड है और हमें कोई शक नहीं है, और हुकूमत में वो बैठे हुए हैं। आई विश अगर इस किस्म की स्टेटमेंट्स जब पीटीआई थी, और अकील भाई यही हमें गिला है कि भाई हम आपस में लड़ने के लिए हमारे पास बहुत मवाद होता है, पॉलिटिक्स क्या कम चीजें। तो जहां जिन चीजों से मुल्क, देखे ना, कल को हमारी वापस हुकूमत आ गई, फिर तो ये तो कौन डिलीवर कर पाएगा? बात सारी ये है कि किसी के पास भी हुकूमत जाए, इन हालात में फिर डिलीवर कौन कर पाएगा? बगैर उसके इंतजार किए हुए चार्टर ऑफ इकोनॉमी का मेरा ख्याल है एक कॉमन एजेंडा जरूर होना चाहिए। हमें जरूर बात करनी चाहिए, हमें जरूर सपोर्ट करनी चाहिए हुकूमत वक्त की, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उस वक्त हुकूमत। जरा आ जाते हैं, क्योंकि ये अब हमें बाहर से भी कहा जा रहा है, ये चीज जो आप कह रहे हैं ना इकोनॉमी के हवाले से। अकील डैडी साहब, IMF का जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के ऊपर भी तो हम बात करेंगे, उसके सारी चीजों पे, लेकिन जो स्टाफ लेवल मीटिंग जो बिजनेस रिकॉर्डर में उस दिन कोट हुई, वो शुरू ही इस बात से होती है कि हुकूमत सेनेट को एतमाद में ले, सेनेट में जो है वो जाके उनके साथ एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप बनाए। क्योंकि आप कौमी असेंबली से मनी बिल पास कर सकते हैं, लेकिन जो लेजिस्लेशन आपने करनी है वो सेनेट के बगैर मुमकिन नहीं होगी। और इस वक्त अगले 3-4 महीने के अंदर जो मेजर आपने जो तरमीमी कवानीन पास करने, उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का तरमीमी एक्ट है, नैपरा का है, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस का है और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का है। तो इसमें तो हुकूमत को हर हाल में लेकर चलना है, एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप कायम करनी है। हम सियासत से कब निकलें कि हम मईशत के इन अहम पहलुओं की तरफ देखें? क्या कहेंगे आप अकील साहब? देखें कि अगर पूरी रिपोर्ट उठा लो, वो जितनी भी बातें कर रहा है ना, वो आपके अपने इंटरेस्ट में कर रहा है। वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि इस वक्त आपको कानून साजी की और ज़रूरत है, आपको चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। उन्होंने आपके किसी नंबर को हर्ट नहीं किया, उन्होंने आपके इवन रुपी के हवाले से भी जो बात की है कि पाकिस्तान का रुपी इस वक्त ऑलमोस्ट अंडर वैल्यू है और यहाँ से कोई बहुत बड़ा डिवेल्यूएशन का फैक्टर दिख नहीं रहा। और दूसरा अगर आप देखें तो हमारा जो एक्सचेंज रेट के अलावा जो इंटरेस्ट रेट है
उस पे भी वो इस वक्त सेटिस्फेक्शन का इजहार किया है, क्योंकि ये आपका जो इन्फ्लेशन के नंबर है, बल्कि मैंने ही कल परसों एक सवाल किया था कि हमारे जो 2018-2019 में इन्फ्लेशन के नंबर में रेंटल इंक्रीज दिखा रहे हैं, जो कि नहीं है, क्योंकि 18-19 में रेंटल तो डिक्लाइन पे गया है। तो वो इंक्रीज अगर हम ना दिखाते तो हमारा इन्फ्लेशन का नंबर यहाँ से नीचे चला जाएगा। अच्छा, तो हम लोगों को यही कहते हैं कि ये जो इन्फ्लेशन की बास्केट को खुदारा ठीक करे। और कल हमने जब ये मीटिंग में बात की थी तो डॉक्टर इसरत साहब को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि वो फौरन चीजों को समझ जाते हैं और उन्होंने फौरन उस चीज को कहा कि नहीं, इसको हम जरूर देखेंगे। और इवन हफीज शेख साहब ने भी कहा। तो मैं ये समझता हूं कि अगर हम आपस में मिल बैठ के कोशिश करें, और ये अगर इन्फ्लेशन का नंबर आर्टिफिशियली हमने ज्यादा दिखा दिया है तो आपको ये सोचना चाहिए कि इसकी वजह से आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ता है, इसी की वजह से गवर्नमेंट की डेट सर्विसिंग बढ़ जाती है, इसी की वजह से आपके टी बिल के रेट बढ़ जाते हैं, इसी की वजह से आपके पीआईबी महंगे उठाने पड़ते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि ये सारे लोग खुदा के लिए मिल के बैठे। गलतियां इंसान से हो जाती हैं, गलती होना कोई ऐसी बात नहीं है, काम के दौरान गलतियां होती हैं, लेकिन जब हम सब मिल के बैठेंगे तो एक दूसरे की गलती को रोकने का भी मौका मिलेगा। और आईएमएफ देखें कितने जबरदस्त बातें बता रहा है आपको। वो ये कह रहा है कि आपका हायर साइड पे इन्फ्लेशन 13% होगा। अब ये एक साल के लिए बता रहा है कि 2020-21 में आपका इन्फ्लेशन 13% होगा, लेकिन इसके फौरन बाद आप 8% पे आएंगे, 7% पे आएंगे, 5% पे आएंगे। तो ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही है कि पाकिस्तान के लिए कोई बहुत ज्यादा खतरात नहीं है और पाकिस्तान के इशू अब बहुत ज्यादा नहीं है। जितने इशू थे इस गवर्नमेंट ने उनका इलाज किया है और हमने अपने दोस्त मुल्कों से जो कर्जा लिया है ये रीशेड्यूलिंग में चला जाता है। तो मैं समझता हूं हमारे रिजर्व में भी इजाफा हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। तो मैं समझता हूं थोड़ी बहुत कुर्बानी हमने जरूर दी है टाइटनिंग की सूरत में, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ जरूर इफेक्ट होगी। लेकिन एक आधा साल अगर हम अपना इलाज में लगा दें और एक साल के बाद अगर हम बेहतरी की तरफ चले जाते हैं तो ये हमारे लिए अच्छी चीज है, बुरी चीज नहीं है। लेकिन हमारी पूरे पाकिस्तान में हाइप क्रिएट हुई है, लोग पैनिक हो गए हैं, इनको थोड़ा सा सेटल करने की जरूरत है, उनको थोड़ा हुकूमत को आगे आना चाहिए, आगे आना पड़ेगा इन सारी चीजों में। बिल्कुल ये बात हुकूमत के लिए की जा रही है, ये किसी नहीं की जा रही, हुकूमत के लिए। ओके जुबैर साहब, जो परफेक्ट नंबर्स हैं इसमें मुझे दो कंसर्न्स। हाँ, एक तो ये है, देखें मैं तभी कहता हूं कि हमें उस चीज को लूज नहीं करना चाहिए इस वजह से कि पहले ही हुकूमत क्या कर रही है। मैं अभी एग्जांपल देता हूं। अब मेरा मसला ये है कि मैं क्यों अगले 2-3 साल का फोरकास्ट में बिलीव करूं, जबकि इसी हुकूमत ने पहले सप्लीमेंट्री बजट में 4,398 बिलियन का रेवेन्यू टारगेट दिया, ठीक है, 5.1% का फिस्कल डेफिसिट का टारगेट दिया। मार्च में आके उन्होंने रेवेन्यू नंबर वो कम कर दिया 4,115। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ना चेंज करें, मैं सिर्फ क्वेश्चन कर रहा हूं कि अगर आप मार्च में बैठ के जून के लिए फोरकास्ट नहीं कर सकते सही, क्योंकि उससे भी 330 बिलियन रुपए कम आए हैं जो मार्च में किया था। नहीं, ये तो आईएमएफ की बात हो रही है ना। सर सुन लेना, पहले सुन ले भाई। हुकूमत वक्त ने इंप्लीमेंट सारी चीजें किसने करनी है? आईएमएफ ने तो नहीं करनी है ना, हुकूमत वक्त ने करनी है। सो हुकूमत वक्त ने मार्च में जो रेवेन्यू टारगेट दिया उससे 330 बिलियन रुपीस। बाय द वे, मार्च में जो टारगेट दिया था उसमें एमनेस्टी के पैसे शामिल नहीं थे। सो अगर एमनेस्टी के 70 बिलियन मिला दे तो 400 बिलियन 3 महीने में आप फोरकास्ट नहीं कर सके। सो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं 3 साल के बाद वाला फोरकास्ट और क्या मेरा आपसे सवाल ये होगा कि ये जो फोरकास्ट कर रहे हैं आईएमएफ, वो जारी की कंडीशन है ना उनके प्रोग्राम ओवर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, और उसके बाद वो जो ऑस्टेरिटी मेजर्स के साथ जो रिफॉर्म्स प्रोग्राम है उन सारी चीजों के साथ उन प्रोग्राम्स की क्या कॉस्ट है? सर, वो सारा फ्लो इमरान उसी से होते ना। देखिए द रिजल्टेंट फिस्कल डेफिसिट उसी की वजह से 5.1% की जगह 8%। दूसरी बात यह है कि जो रिफॉर्म्स की बात है ना, देखिए जब तक हुकूमत रिफॉर्म्स अनाउंस नहीं करेगी ना तो मैं रिफॉर्म का एजेंडा ही सुनता रहूंगा। साल तो गुजर गया, बिल्कुल अशद जरूरी है रिफॉर्म्स। दूसरी बात यह है जो बुनियादी है इकोनॉमी को उठाने के लिए, बुनियादी है, जो अकील भाई ने कहा कि ये पैनिक फैल। अब आज के दिन अकील करीम डैडी जो सब वन ऑफ द बेस्ट नोन इकोनॉमिक और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स है पाकिस्तान के, वो कह रहे हैं पैनिक फैला हुआ है।
पैनिक फैले वे में आपकी इकोनॉमी ऊपर नहीं जाती है, उसमें सबसे पहला कदम उस पैनिक को ठीक करने के लिए उठाना है। बाकी नंबर क्रंचिंग, रिफॉर्म्स, वो सारी चीजें सेकेंडरी हैं, और वो उठाना है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने और हुकूमत वक्त ने। अगर आप रोज रात को बैठ के बैड माउथ करेंगे अपनी इकोनॉमी को, उसकी वजह जो भी हो, बजाय कि आप ये हुकूमत वक्त का नुमाइंदा आपके सामने बैठे और कहे इमरान सुल्तान साहब हम ये फलाने स्टेप्स उठा रहे हैं 1 2 3 4 अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए, फलाने सेक्टर में हम ये कर रहे हैं, फलाने सेक्टर में हम ये कर रहे हैं, फलाने सेक्टर, फॉर once if they can forget about PMLN or People's Party and talk positive about हम क्या करने जा रहे हैं और उस तरह से उससे कैसे इकोनॉमी ठीक होगी और कैसे आगे। देखें, जब तक आप कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक आप अनसर्टेनिटी नहीं रिमूव करेंगे, जब तक आप मोमेंटम, अकील भाई को पता है कि स्टॉक एक्सचेंज चलती किस पर है, मोमेंटम पर। तो मोमेंटम क्रिएट ऐसी नहीं होता मैं और आप और अकील भाई डिसाइड कर ले खरीदने का तो कल मार्केट ऊपर चली जाएगी, बेचने का फैसला कर ले तो नीचे चली जाएगी, वही मार्केट होगी, वही कंपनीज होंगी। लेकिन वो उस वक्त आएगा जब माहौल अच्छा होगा। ठीक है, वो माहौल अच्छा करना, वो दो चीजें साथ नहीं चलती हैं, पकड़ धकड़ और मईशत दोनों एक साथ नहीं चल सकती। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पकड़ धकड़ ना करें। जिसे आप नॉन इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज कह रहे हैं, वो किस तरीके से एड्रेस होंगी? अकील करीम डैडी साहब आपकी तरफ आएंगे ये सवाल लेकर के इस वक्त जो पकड़ धकड़ का माहौल और जो मुआशी या गैर इक्तिसादी एक गैर यकीनी सी कैफियत है, बेयकीनी की सी कैफियत है, ये कैसे खत्म होगी? आप क्या मशवरा देंगे? एक छोटे से ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखें। वेलकम बैक जी। अकील डैडी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले कुछ सवाल आपकी तरफ रखा गया जनाब। देखिए, आपका जो सवाल है मैं खुद उसके बारे में ये कह सकता हूं कि हमें आज जो हो रहा है उसको रोकना है। जो हो चुका है उसके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन करें, लेकिन फायदा कब होगा? फायदा जब होगा आज अगर आपने जो गलत काम हो रहा है, रॉन्ग डूइंग को रोक दिया तो ये पाकिस्तान के बेनिफिट में होगा। पिछले को फोकस पूरा न करे, उसको भी लेके चले। अगर गलत काम करने वाला उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए बहुत सारे तरीके, पकड़ धक्कर के साथ आप उनका नाम ECL पे डाल दें, आप इन्वेस्टिगेशन करें, आपके पास 100% एविडेंस आ जाए, आप उनको अरेस्ट कर लें और उसके बाद बातचीत करें। क्योंकि इस मुल्क में आपको कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर करना है। इस वक्त जो सिचुएशन मुझे दिख रही है, बिल्कुल आमने सामने खड़े हो गए और वो जबान इस्तेमाल हम कर रहे हैं जो हमको ये जबान इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सीरियस बातें करके हम मुल्क को बहुत पीछे ले जाएंगे। चाहे हुक्मरान हो, चाहे अपोजिशन हो, आपस में बैठे डायलॉग करें, डायलॉग करके ये एक दूसरे को यकीन दहानी करें कि हाँ, अगर किसी ने गलत काम किया है तो उसको हम जरूर पकड़ेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपके पास कोई उनकी इन्वेस्टिगेशन करनी है, उनका नाम आप ECL पे डाल के इन्वेस्टिगेशन करें। अगर आपके पास प्रूफ नहीं मिलते, आप ECL पे नाम विड्रॉ कर लें। अगर आपको एविडेंस मिल जाते, आप उसको अरेस्ट करें, उससे बार्गेनिंग करें। थोड़ा सा माहौल बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त पूरा पाकिस्तान अफरा तफरी का शिकार है। बिजनेस कम्युनिटी ने बजट को बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की हुई है। मैं ये समझता हूँ इतनी भी हाइप नहीं है जितनी उन्होंने क्रिएट की हुई है, लेकिन मसला वही आ रहा है कि आप लोगों को मिलके बैठना पड़ेगा। अगर उनकी शिकायत है तो उसका अजाला करना होगा, और उनको अगर डॉक्यूमेंटेशन पे नहीं आना तो उनको समझाना होगा कि अब मुल्क इस तरह नहीं चल सकता, अब हमारी ब्लैक इकोनॉमी को हमें ख़त्म करना होगा, हम अपनी रियल इकोनॉमी को बढ़ाना होगा, उसी को लेके चलना होगा, ये रेवेन्यू टारगेट बढ़ाना होगा। लेकिन साथ में इतनी ह्यूज टाइटनिंग जो की हुई है, तो इतनी बड़ी टाइटनिंग की वजह से आपकी डिमांड स्लो हुई है, आपके ऑटो सेक्टर में गाड़ियां नहीं बिक रही, आपका फर्टिलाइजर कम बिक रही है, फिर आपके सीमेंट बिकना कम हो गई है, स्टील आपका बिक नहीं रहा,
और ये जो चीजें हैं, जाहिर बात है उसकी वजह से आपका रेवेन्यू टारगेट भी इफेक्ट हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है ये इंडिकेट ये कर रही है कि भाई आपको आपस में बैठना पड़ेगा। अच्छा सर, अखिल साहब, आपस में तो बिल्कुल बैठना पड़ेगा। पॉलिटिकल कंसेंसस जो है वो बिल्कुल जरूरी है, लेकिन हुकूमत की साइड पे भी अगर हम देखें कि जो तहकीकाती इदारे हैं वो अपना काम करें, अदालतें यकीनी तौर से अपना काम कर रही हैं सब कुछ, लेकिन हुकूमत का फोकस गवर्नेंस की जानिब जरा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि वो चीज मिसिंग है। इस तमाम अरसे में हम देख रहे हैं कि पिछली हुकूमत की परफॉर्मेंस और सारी चीजें मौजूदा हुकूमत की गुड गवर्नेंस के हवाले से आप समझ रहे हैं कि लैकिंग है वहां पर? देखिए, मैं आपको सिर्फ एक बात बता दूं, गवर्नमेंट हत्तल इम्कान कोशिश कर रही है कि अच्छा परफॉर्म करे। मैंने आपको कहा ना कि इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो बहुत ही चांस कम होता है। जिस तरीके से डिफर्ड पेमेंट पे ऑयल लेके आ गए, $8.5 बिलियन अभी तक आपको मिल चुके हैं, $2.5 बिलियन फर्दर आपको मिलने हैं, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस गवर्नमेंट की, क्योंकि ये पैसा रेस करना और 3.25% पे रेस करना ये कोई आसान काम नहीं था। और अभी प्राइम मिनिस्टर साहब टूर पे जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, और वो दिन रात लगे हुए हैं, रेगुलर बेसिस पे मीटिंगें हो रही है। तो मैं समझ रहा हूँ ये जब इतनी मेहनत कुछ कंफर्म हुआ अमेरिका के दौरे के हवाले से अकील साहब, कुछ अभी तक मेरे ख्याल से एम्बेसी वगैरह कंफर्म हो गया। ठीक है, मेरी मालूमात के लिए चलें, ठीक है। 100% कंफर्म आज कंफर्म नहीं हुआ, ये 1 महीने पहले कंफर्म हो चुका था, लेकिन एक टाइम आता है जिसपे अनाउंसमेंट आ जाती है। तो मैं समझता हूँ उसको भी हमने हाइप क्रिएट कर दी थी। तो ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। ये टूर मैं समझता हूँ जून के मिडल में कंफर्म हो चुका था। ठीक है। जी जुबैर साहब, अब जाहिर है कि जो हम आ जाते हैं, वक्त बहुत ज़्यादा नहीं है प्रोग्राम में। आईएमएफ की कंडीशन, जाहिर है कि आईएमएफ की कंडीशंस जो हैं वो अकील साहब ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा हम टाइटनिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब मुझे बताइए कि हम निकलेंगे कैसे, क्योंकि असल चीज़ आईएमएफ का अपना प्रोग्राम जो है वो FATF के प्रोग्राम के साथ लिंक्ड है, मशरूत है, खाकी में बदन। खुदा ना खास्ता अगर हम वो कंप्लाइंस पूरी नहीं कर पाते और FATF और पीछे इंडिया उसमें को चेयर लेके बैठा हुआ है FATF में, तो हमारे लिए कितनी मुश्किल हालात हैं। देखिए, बहुत मुश्किल हालात हैं और हमें उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। ज़ाहिर है फाइट आउट करना चाहिए। एक तो वो एक अलग इंट्रोस्पेक्शन है कि वही चीज़ें जो FATF अभी कह रहा है वो हम पहले कर लेते तो ज़्यादा अच्छा ना होता। 8 ऑर्गेनाइजेशंस के नाम उसमें लिखे हुए हैं। अब हम करने के लिए तैयार हैं, अब हाफिज सईद पर भी एक्शन लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब पहले आज से चंद साल पहले अगर हम करते तो वो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि रिकॉग्नाइज हमें जो IMF के भी हवाले से जो पॉइंट है। लेकिन मेरा जो IMF मतलब आपके दौर में भी हो जाना चाहिए था। बिल्कुल होना चाहिए था और हमने कोशिश भी की थी, लेकिन उस वक्त कुछ सियासत कोई उसमें नहीं जा रहा। बट देखिए, जो मुझे एक इशू है, बोथ ये जिस तरह से जो 5500 का रेवेन्यू टारगेट रखा है और उसको अचीव करने के लिए आपको जो कुछ करना पड़ेगा, और IMF की जनरल कंडीशंस में, इसमें कोई दो राय नहीं है कि IMF की कंडीशंस आप तमाम मीट कर लें तो आपके लिए अच्छा ही होगा ओवरऑल। मतलब कुछ नेगेटिव्स तो होंगी, लेकिन मेरा अपना जो तरीक़ेकार है उसमें यह है कि जो बुनियादी चीज़ मेरे नुक्ते नज़र से है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर कर्टेल होती है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हम कर रहे हैं जो कि एक सोशलिस्ट इकोनॉमी में होती हैं जिसमें इकोनॉमिक एक्टिविटी की परवाह नहीं होती। लाइक मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। मोहम्मद जुबैर, जिसका 20 साल से एक बैंक में अकाउंट है, जिसका वो क्या भी वेरिफिकेशन वगैरह भी हो गया है, ठीक है, सब कुछ हो गया है। मैं भी चाहता हूँ तो मुझे भी वो चीज़ें फुलफिल करनी होती हैं जो स्लो डाउन करता है प्रोसेस को। सो ओवरऑल आपकी जो इकोनॉमी है ना, जिस तरह मैं एक आपको एग्जांपल दूं, आपके पहले लोग बाहर से आते थे तो पहले आपके पास ग्रीन चैनल नहीं होता था, तो हर एक को बक्से खोलने पड़ते थे, ठीक है, और फिर आपने ग्रीन चैनल बना दिया। मैं आपके नाज़रीन के लिए सिंपली बताता हूँ, तो 99% लोग उधर से निकल जाते हैं, ठीक है। सो आपको अपने प्रोसेसेस ऐसे बनाने हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ना कि आप और मुश्किलात करें। कंट्रोल और ग्रोथ है बोथ इंपॉर्टेंट, दोनों को बैलेंस के साथ चलना पड़ता है। अगर आप कंट्रोल्स को इतने सख्त कर देंगे कि ग्रोथ आपकी रुक जाएगी, क्या वो सही है? ठीक है। अगर आपकी बिजनेसेस इतने मुश्किल हालात, आप अभी देखें ना, अभी 1 साल के बाद जब हम ऑटो सेक्टर ही की बात कर लें, ऑटो सेक्टर में माइनस में ग्रोथ की वजूहात हैं।
और सख्त अभी करने जा रहे हैं आप, तो और फर्दर खराब होगा माहौल। तो बात ये है कि बिजनेसेस क्या बंद हो जाएंगे? अखिल साहब, कहा यह जा रहा है कि आप मैनेज जरूर करें, माइक्रो मैनेज नहीं करें। सूरत हाल जो है वो बहुत ज्यादा संगीन हो सकती है। अगेन इसके साथ और उसमें फैटफ की जो मैं बात कर रहा था, क्योंकि इस वक्त एक जो बात की जा रही है मीसाक़े मईशत के हवाले से, पॉलिटिकल कंसेंसस के हवाले से, वो तलवार वही है फैटफ की, जिससे हमने वंस फॉर ऑल जिससे हमने निकलना है। इधर ग्रे लिस्ट, क्या हमने तो ग्रे लिस्ट से ही निकलना है, ब्लैक तो बहुत दूर की बात है। जी अखिल साहब। मेरा अपना ये ख्याल है कि ब्लैक लिस्ट में 2013 में हम थे और अभी ग्रे लिस्ट में है, और मैं नहीं समझता हूँ कि अब इसमें रहेंगे, इससे भी बाहर आ जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी काम किया हुआ है और काफ़ी काम हो चुका है। और मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई बहुत बड़ा इशू है, बहुत माइनर सा इशू है जो हमारी गवर्नमेंट इजीली इसको टैकल कर लेगी, और ये हमारे सबके इंटरेस्ट में है। और अब जिस तरीके से ब्लैक इकोनॉमी को हमने ख़त्म किया है, हमें इसको सोचना चाहिए कि बड़े अरसे से हमारी ब्लैक इकोनॉमी बहुत परफॉर्म कर रही थी, उसमें एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा थी, और स्पेशल जो सबसे ज़्यादा एक्टिविटीज़ आपकी रियल इस्टेट में ही होती थी। तो गवर्नमेंट ने जाहिर बात है कि उस पर कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं कि मैं समझता हूँ कि अब ब्लैक इकोनॉमी न होने के बराबर हो जाएगी। और अब आपके रिमिटेंस वगैरह में भी रिस्ट्रिक्शन लग गई है, पहले उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। पहले आप जितना पैसा भेजना चाहे भेज सकते थे, लेकिन अब मैक्सिमम आप 50,000 या लाख डॉलर के करीब भेज सकते हैं साल में। तो ये ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हैं जो मैं समझता हूँ कि लिए गए, और इसकी वजह से मैं समझता हूँ कि लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे। तो और दूसरा फिर आपने एमनेस्टी दी है, और दो एमनेस्टी ऊपर नीचे हम दे चुके हैं, और अच्छा खासा पैसा उसमें वाइट हुआ है और डिक्लेयर्ड हुआ है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। फिर आपके मुल्क में सरप्लस एनर्जी पड़ी हुई है, वो आपकी एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रही है कि आपके मुल्क में अगर आप एक्सपेंशन में जाते हैं तो आपके पास एनर्जी पड़ी हुई है, और उस एनर्जी से आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं। तो इस वक्त मैं देख ये रहा हूँ कि सिचुएशन वो नहीं है जो जब ये लोग आए थे। अब कुछ बेहतर सिचुएशन हो रही है, और जो IMF की रिपोर्ट पढ़ने के बाद तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि पाकिस्तान का मुश्किल साल का होगा, 1.5 साल नहीं होगा। और ये मैं समझता हूँ इतनी खुशाइन रिपोर्ट है जिसको अभी तक लोग शायद समझ नहीं पाए या लोग उसको देख नहीं पाए। और ये जो टाइटनिंग की बात है, मैं समझता हूँ कि अगर 16 तारीख को मॉनेटरी पॉलिसी है, और अगर इन्होंने ये जो इन्फ्लेशन के नंबर जो हम समझते हैं कि हमारे हिसाब से इन्फ्लेशन थोड़ा नीचे है और गवर्नमेंट ने नंबर थोड़े हायर साइड पे दिखाए हैं, अगर ये करेक्शन कर देते हैं और या उसको देख लेते हैं, तो मैं समझता हूँ इनको फर्दर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन जो वक्त है, जो जिस तरीके से, बिल्कुल लास्ट कमेंट चाहूंगा कि तो मेरा ख्याल है, मैं जुबैर कमेंट चाहूंगा क्योंकि शेड्यूल से पहले मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो रखी गई है, एक दिन बाद जो है वो उसकी टी-बिल्स ऑक्शन वगैरह भी है, क्या लग रहा है? देखें, स्टेट बैंक के बारे में तो हर दफ़ा उन्होंने डिसअपॉइंट ही किया है कि इंटरेस्ट रेट्स, अकील भाई सही कह रहे हैं। अगर आप देखें ना, बड़ा सिंपल सा है, अभी तक आपने 12.25% पर आप ले गए, ठीक, और यहाँ बिजनेसेस करना मुश्किल हो गया, ठीक, इस रेट पर। सही, तो अगर आप थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो उधर भी देखें ना, स्टेक होल्डर्स जो हैं, ठीक है, बिजनेसेस हैं जो बोरो करती हैं, उनके लिए इतनी मुश्किलात पैदा कर देंगे तो बिजनेसेस बंद और खुद हुकूमत फिर आपसे वॉल्यूम कहेंगे कि बड़ा जबरदस्त हमने डॉक्यूमेंट कर दिया। प्रोग्राम में वक्त की कमी इस वक्त आड़े आ रही है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जुबैर साहब, अकील करीम डैडी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे मंडे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।